फटाफट कॉपी निकाल लो, अपनी नोटबुक निकाल लो और एक एक करके ये जो आंसर है जितने भी, वो आंसर हम लोगों को करना है अभी। एनटीए का जो मॉक टेस्ट आया है वो सॉल्व करेंगे। तो जिनका आज इवनिंग में पेपर है वो बच्चे, या जिनका क्लास कल होगा परसों होगा जब भी होगा, वो बच्चे जो हैं आराम से इसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और आप जरा आंसर बताओ, ताकि क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाए एग्जामिनेशन में, तो आप कर पाओगे ना आराम से। तो ज़रा मुझे बता दो आप लोग कि आपको विजिबल है कि नहीं यहाँ पे। और मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर 50 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 40 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली, आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन, बट हम यहाँ पे 50 के 50 करेंगे और आप लोग देखना कि क्या होगा आपका आंसर। ओके चलो, कल वालों का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत सिंपल सिंपल पेपर आ रहा है, बिल्कुल 12th जैसा ही आ रहा है। तो बच्चों में कोई टेंशन है नहीं, पेपर अच्छा जा रहा है। जो टफ लग रहा है बच्चे छोड़ दे रहे हैं, 50 में से 40 ही तो करने हैं। पहले का मुझे बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है? नॉट अ कैपिटल रिसीट ऑफ आयुष चैरिटेबल ट्रस्ट डिस्पेंसरी। बताओ क्लास, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है? आयुष चैरिटेबल डिस्पेंसरी का कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है क्लास, मुझे बताओ। लाइफ मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो यार लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड ये कैपिटल है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड और एंडोर्समेंट फंड, एंडोर्समेंट फंड भी कैपिटल है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट और जनरल फंड पे जो इंटरेस्ट मिला है वो रेवेन्यू है, राइट। तो पहले का क्या हो गया क्लास आपका? सी। तो पहले का हो गया थर्ड। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एंडोर्समेंट फंड वही है आपका, एंडोमेंट फंड जैसा ही है, आपको इकट्ठा एंडोर्समेंट पैसा मिल गया और फिर आपको उसे खर्च करते चले जाना है। तो पहला जो है, तीसरा अगर देखोगे ना, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, तो जनरल फंड का जो इंटरेस्ट होता है, सीबीएसई में भी था ये चीज, जनरल फंड का इंटरेस्ट जो था वो रेवेन्यू था। तो पहले का हो गया सी। दूसरे का देखो फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डू नॉट अपीयर इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ एनपीओ, रिसीट पेमेंट अकाउंट में कौन सा अपीयर नहीं होता? तो प्रीपेड सैलरी, भले ही भाई तुम अगले साल के लिए सैलरी दो लेकिन रिसीट पेमेंट में तो आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन, समय से पहले ले लिया तो रिसीट पेमेंट में तो आएगा, भाई समय से पहले ले लिया तो भी रिसीट पेमेंट में आएगा। बुक वैल्यू, 10,000 की मशीन को बेचा 2,000 के लॉस में, 10,000 की मशीन को 2 के लॉस में बेचा, तब भी तुम्हारे पास 8,000 रुपए आएगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं है आपको, तो यार ये नहीं आएगा, चौथा। तो इसका चौथा ऑप्शन हो गया सेकंड का। थर्ड, प्रज्ञान स्पोर्ट अकेडमी हैज 1000 मेंबर ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पर मंथ, 1000 मेंबर है, हर कोई 100 रुपए पर मंथ दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, 10 मेंबर ने अगले साल का दे दिया है, ठीक है। और 15 मेंबर डिड नॉट पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट 6 मंथ, 15 लोगों ने नहीं दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन डेबिटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सवाल क्या पूछ रहा है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, मुझे बताओ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कर लो कैलकुलेट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट पेमेंट में कितना जाएगा बस मुझे इतना बता दो। 1000 मेंबर हैं, 100 के हिसाब से तुम्हारा बनता है सब्सक्रिप्शन, तो 1000 मेंबर इंटू 100, तो ये तो बन जाएगा जी कितना, 1 लाख, 10 लाख बनेगा, 3 4 5, 1000 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज, अच्छा पर मंथ है बेटा, पर मंथ है तो भैया 12 से भी करना पड़ेगा, है ना, पर मंथ है। तो आप ध्यान रखना जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो कितना बन जाएगा, 12 लाख, 3 2 5, ठीक है, 12 लाख। लिखा है कि 10 मेंबर है पेड सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, 10 मेंबर ने अगले साल का भी आपको पैसा दे दिया है। तो आपको पैसा तो दे ही दिया ना 10 मेंबर ने, तो 10 मेंबर ने अगले साल का पैसा दे दिया, तो कितने रुपए दे दिए क्लास, यहाँ मुझे बताओ, 12,000। माइनस करोगे 15 मेंबर ने जो है वो पैसा नहीं दिया, तो 15 मेंबर है, 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1500, और 6 महीने का कितना बनेगा, 6,000। तो ये कितना, सॉरी 6 महीने का मल्टीप्लाई बाई 6, तो 15 इंटू 100 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 9,000।
तो 12,12,000 में से 12,03,000 बी सही है क्या? देखना जरा, बी ऑप्शन करेक्ट आप लोगों का भी यही आ रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये पर मंथ दिया हुआ है। अगर ये पर एनम होता तो मैं 12 से नहीं करता मल्टीप्लाई, पर मंथ पर मंथ पर मंथ, तो ये चीज हाईलाइट है इसमें। चौथा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। मुझे स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं लग रही है ना? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। रिसीट पेमेंट अकाउंट इज एक्रूअल, या दूसरा गलत है, तो ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सही है क्लास? थर्ड ऑप्शन मुझे बताओ फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट। फिफ्थ पे आओ, एक मैच द फॉलोइंग है, सुनो 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 सब लोग सुनो, मैच द फॉलोइंग में तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें जिसका नहीं आता उसे छोड़ दो, बट जिसका आता है उस बेसिस पे भी तुम आंसर दे सकते हो। तो तुम पक्का किस पे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पर बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनेगा, है कि नहीं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल। तो अगर मुझे एक भी पता है, अगर मुझे एक भी पता है तो भी मैं दिमाग लगा के आंसर लिख सकता हूं। कैसे? अगर ए का सेकंड है, अगर बच्चों ए का सेकंड है तो देखो ए का सेकंड कहाँ है? सर जी फंस गए, ए का सेकंड तो इसमें है, तो एलिमिनेट करो कि पक्की बात है ये तो गलत है, एलिमिनेट कर दो ऑप्शन कि भाई ये तो पक्की बात है गलत है। अब मुझे बी का देखना है, राइट? अब सब बच्चे दिमाग लगाना, देखना क्लास कितना जो है, अगर आप दिमाग लगाते हो नॉर्मली तो किस तरीके से आप दिमाग लगा लोगे। ए का सेकंड है, अब बी का देखो, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू रिसीट होता है, गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रिसीट नहीं होता, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू रिसीट है। तो बी का जो है थर्ड, अब देखो बी का थर्ड किसका है? बी का थर्ड तो पहले का ही बचा ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आप एक या दो भी देख लोगे, एक या दो भी अगर आप देख लोगे तो भी तुम्हारा क्लास जो है आंसर आ जाएगा, राइट? तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखो आप, पर आप बाकी भी चेक कर लो। बाकी तो जो लॉस ऑन मशीन है, तो लॉस ऑन मशीन कहाँ पे आएगा? लॉस ऑन मशीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, लॉस ऑन मशीन। और इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड, बेटा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है तो वो क्लास ए है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है उसका फर्स्ट है। तो फिफ्थ का फर्स्ट हो गया, राइट? फिफ्थ का फर्स्ट हो गया। थर्ड का क्या बताया था अभी? थर्ड का तो मैंने बताया था ना, थर्ड का बोला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो दूसरा होगा थर्ड का, राइट? थर्ड का दूसरा है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा, रिसीट पेमेंट पूछ रहा है। फिफ्थ का पहला है, फिफ्थ का पहला। सिक्स पे आ जाओ, सिक्स पे प्लीज, कम टू सिक्स क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कितने आएंगे यार? ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, मैच द फॉलोइंग कितने आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितना आएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है? कहीं लिखा थोड़ी, यहाँ तो चैप्टर का नहीं पता कि किस चैप्टर से कम किस चैप्टर से ज्यादा आ जाए। मैच द फॉलोइंग का तो तब बताऊंगा मैं आपको ना, कुछ नहीं पता, बट मैच द फॉलोइंग आ सकता है। छठे का देखते हैं, छठे में लिखा है एंडोमेंट फंड is arising from a bequest of gift of income which devoted for a specific purpose। इसी को तो कहते हैं एंडोमेंट फंड की डेफिनेशन में सेम यही लिखा हुआ है। The endowment fund receipt are shown in liability side of the balance sheet and an item specified purpose fund, it is a principal amount can be used course of any expenditure। भैया प्रिंसिपल अमाउंट एनी एक्सपेंडिचर में नहीं कर सकते, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बच्चे मेजर स्टूडेंट जो है आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो। तो जिनका आज शाम को पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्लास पेपर करके आना, और ये जो मॉक टेस्ट है इसको अच्छे से बना लेना। गिव सेवेंथ, आप देख रहे हो, अब मैं सच बोलूं तो एनटी का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत लेंदी है, मतलब इसको अगर मैं खुद सॉल्व करूं शायद मैं 45 मिनट्स में कर पाऊं भी कि ना कर पाऊं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मॉक टेस्ट बहुत लंबा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो बहुत आसानी से आप कर लोगे, इसकी गारंटी है। मैंने कल रात को देखा है मॉक टेस्ट थोड़े, क्योंकि क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है, इसको रीड करने में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बड़ा टाइम लगता है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फर्म इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनल प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर। गलत स्टेटमेंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, राइट? तो इनकरेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ द प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आई होप क्लास आप सबका सही होगा। ये कितना चालाकी से लिखा है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू प्रिपेयर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है।
अमोल एक पार्टनर है क्लास, अमोल एक पार्टनर है, 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है पर मंथ फॉर 6 मंथ, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है, राइट, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 12% पर annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम अनमोल ऑन 31st मार्च एज द फर्म प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला, लेकिन 30 सितंबर को ईयर एंड नहीं हो रहा है, ईयर एंड 30 सितंबर को नहीं हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ईयर एंड क्या हो रहा है क्लास? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो आप इसमें कैसे करोगे, ध्यान समझना। पहली बार 1 अप्रैल निकाला, अब तुम जो ईयर एंड, आपका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। लेकिन टाइम लेफ्ट कैसे निकालते हैं? जो पहली बार पैसा निकाला उसके बाद साल के एंड तक कितना समय बचा, यही करते हो ना। जब पहली बार आपने पैसा निकाला उसके बाद साल के एंड तक कितना टाइम बचा, तो इस हिसाब से तो जब आपने पहली बार पैसा निकाला था 1 अप्रैल, तो साल के एंड तक पूरा 12 महीना बचा, 31 मार्च तक लेना है। अगर कहता 30 सितंबर को ही ईयर एंड हो रहा है या 31 मार्च का जिक्र नहीं होता क्वेश्चन में, तो मैं 6 महीने मानता बेटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे 12 हो गया। अच्छा, उसके बाद 30 सितंबर को निकाला तो कितने महीने बचे क्लास? यहाँ पे कितने महीने बचे बताओ? 30 सितंबर को अगर आपने पैसा निकाला तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर को निकाला होगा 1 सितंबर को, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7, 12 प्लस 7 19, 19/2 कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9.5। तो 9.5 का निकालोगे तो अगर आप इंटरेस्ट देखोगे तो हर महीने 1000 रुपये निकाल रहे हैं, 6 महीने तक 6000, 12% 9.5/12। सो आंसर वुड बी 6000 का 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 9.5, इट्स 570। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। तो यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया है। 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो आप 31 मार्च तक करोगे, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ठीक है। टाइम लेफ्ट पहली बार जब पैसा निकाला 1 अप्रैल के बाद 12 महीने, फिर आपने 1 सितंबर को निकाला होगा, 6 बार आपने पैसा निकाला ना, तो 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 7 महीने बाई 2। टाइम फैक्टर का यही फॉर्मूला है, राइट बेटा। जो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऐसा ही आपको करना है बेटा। 12 + 6 नहीं होगा बच्चे, 12 + 6 नहीं होगा, हर महीने की बिगिनिंग को निकालता है। तो सितंबर में भी 1 तारीख को निकाल दिया होगा, तो सितंबर महीने भी तो कैलकुलेट होगा ना, तो 7 महीना होगा, ठीक है। 9। अब देखो यही मुझे दिक्कत थी एनटीए से। दिक्कत ये थी कि इस मॉक टेस्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इट इज टू टाइम टेकिंग, राइट, टू टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लगता है इसमें। चेक करो 9th क्वेश्चन का। मैंगो और बनाना पार्टनर, इनकी रेशियो 3:2 है, इनकी कैपिटल 5 लाख, 3 लाख एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। मैंगो वाज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम। बनाना को मिलता है रेंट 20,000 पर एनम फॉर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी हेल्ड आउट टू द फर्म। दे also entitled interest on capital 10%. The profit earned 1,60,000 before above adjustment. What amount is credited to Mango Banana account if follow fluctuating system? तो यार तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, छोटा सा अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट है 1,60,000 का, जिसमें से ऑब्वियसली रेंट को आप माइनस कर दोगे तो आएगा 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। डन। हाँ, अगर 30 सितंबर को उस क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा होता तो हम जरूर ऐसा ही करते, 1,40,000, 1,40,000। अगर किसी एक आध क्वेश्चन में पेपर में तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है तो भी चिंता का कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले लेना। लेकिन अगर पहली बार में उसका आंसर नहीं आया तो छोड़ के आगे चलना, उसे लास्ट में देखना, फिर उसके पीछे मत चले जाना। कई बार ऐसा होगा एनटी जानबूझकर तुम्हें एक गलत क्वेश्चन दे देगा और तुम बिल्कुल परेशान होते चले जाओगे, बिल्कुल तुम परेशान होते चले जाओगे कि यार कहाँ से आंसर नहीं आ रहा, मुझे तो इसका आंसर पता है, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, और अपना 4, 5, 7 मिनट खराब करके फ्रस्ट्रेट होके आगे जाओगे, है ना। और पता चलेगा बाद में कि वो क्वेश्चन ही गलत था। एनटी का मोटो सिर्फ ये था, आपको नंबर तो देना था उसमें, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ले लेना था इसमें। तो ये करता है एनपी, ठीक है। क्या पर एनम लिखा है? तो पर एनम ही तो लिखा हुआ है क्लास, मैंने पर एनम एक ही बार तो घटाया 20,000। रेंट जो है बनाना वॉज अनटाइटल्ड रेंट 20,000, तो 20,000 ही तो घटाया पर एनम।
अच्छा आगे क्या लिखा है क्लास यहाँ पे, इंटरेस्ट और सैलरी किसको मिलती है क्लास, सैलरी मिलती है मैंगो को। तो टू सैलरी मैंगो को मिलती है। कितनी है क्लास सैलरी, 10,000 सैलरी है। और बनाना वर्स को ये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा यहाँ पे 50 और 30, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मैंगो और बनाना का, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, मैंगो और बनाना। तो आपको पूछा गया बनाना कैपिटल अकाउंट इफ कितना पैसा, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू बनाना कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा बनाना कैपिटल अकाउंट जाएगा। तो अगर आप मैंगो की, ये जो 20,000 का रेंट है किसको मिल रहा है, बनाना को। तो अगर आप पूछो मैंगो का, तो मैंगो का कितना हो गया क्लास, यहाँ पे चेक करो। अब प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है, 1,40,000 में से घटा दो आप कितना, सैलरी 10,000 प्लस 50 30 80,000 आप ये घटा दो, तो ये बनेगा 50। 50 को आप बांटो किस रेशियो में, 3/5 2/5। तो 50 को बांटोगे तो ये भी आएगा 30 और 20। तो मैंगो कितना मिल रहा है क्लास यहाँ पे 10,000, तो ये मिल रहा है मैंगो को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 50,000 का, 10,000 का सैलरी, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर 50 है तो 30, तो 50 60 70 80 90, इसको 90 मिल रहा है। बनाना का देखोगे तो बनाना को 30,000 का ये मिल रहा है प्लस 20,000 का ये मिल रहा है, राइट। 30 और 20 50 90 क्लास, ये आ रहा है क्या, देखना जरा 9th क्वेश्चन का फटाफट चेक करना, 9th क्वेश्चन का 30 20 50 90 और 50 50 90 50, ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास इसका, 90 और 50 ए ऑप्शन करेक्ट है, इसके ए ऑप्शन पर टिक कर देना। ऐड क्यों करा, क्योंकि बेटा वो सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट में। बेटा रेंट माइनस होता है, रेंट डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। ये जो 20,000 का रेंट है ना, ये डेबिट होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में, है ना। जिसने उस खर्चे को बियर किया है, मतलब कौन है वो, मैंगो ही है ना। रेंट किसको मिल रहा है, बनाना को। तो ये बनाना का कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैपिटल में क्रेडिट साइड कितना जाएगा। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 फिर एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, आ जाओ देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स, इनके रेशियो 3:1 है। बी हैज गारंटेड टू अर्न मिनिमम प्रॉफिट 60,000, बी को गारंटी दी गई है दैट फर्म वुड, अच्छा बी हैड गारंटेड, बी ने गारंटी दी है कि फर्म को 60,000 का प्रॉफिट होगा बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। एट द ईयर एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 48,000 बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, व्हाट नेट अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई मेरी बात समझना, प्रॉफिट कितना आया है 48,000, गारंटी 60,000 की बी ने दी थी। तो बी से बोलेंगे भाई देख तूने तो कहा था हमारा धंधा जो है वो 60,000 का होगा, वो तो कम का हुआ है, तो 60,000 यहाँ पे कर दो, ठीक है। अभी 60,000 को बांट दो ABC में, तो कैसे बांटोगे 30 20 10। तो अब इस सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना कितना मिलेगा, राइट। तो ए का कितना है 30, तो ए का 30, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, राइट, ये तो गलत हो गया। आप सुनो, बी का जो है 20 था, लेकिन 12 की बी ने गारंटी दी थी, 12 की बी ने गारंटी दी थी, है ना। तो आप क्या करोगे, 12 घटा दोगे तो बी का 8 बचेगा और सी का 10 बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कितना पैसा मिलेगा नेट। पिछले क्वेश्चन में नेट नहीं लिखा था, इस क्वेश्चन में नेट लिखा है। नेट का मतलब क्या होता है, सब कुछ काट कूट कर नेट होता है। 12,000 कैसे आया है, डेफिशिएंसी 60 का गारंटी दिए थे, प्रॉफिट 48 का हुआ है, तो जो डेफिशिएंसी आएगा वो कितने का आएगा, 12,000 का ही तो आएगा डेफिशिएंसी, राइट। 60 की गारंटी थी, बी ने गारंटी दी थी फर्म को। मान लो तुम्हारा मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और पूरे फर्म की प्रॉफिट, मतलब पूरा बिजनेस इतना कमाएगा, तो बिजनेस ने 48 कमाया तो बी उसमें 12 डालेगा ताकि बिजनेस का प्रॉफिट 60 हो जाए, क्योंकि बी ने गारंटी दी थी। कम टू 11 क्वेश्चन। In order to a partnership, there should be at least 2% together for a common goal or maximum 50 prescribed by central government, which is absolutely correct. As per section 464 of Indian Companies Act 2013, the central government is empowered to prescribe the maximum number of पार्टनर क्लास, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो ये बात भी ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर 50, बट चाहे तो 100 कर सकती है, बट फिलहाल 50 है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्लास, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये बोल रहा है 50 और ये बोल रहा है कि ये भी 50 है, उसी 50 के बारे में बात कर रहा है, सेम पॉइंट पे बात हो रही है। तो आप 11th के ए ऑप्शन पर टिक कर सकते हो, 11th का ए। 12
statement. General reserve appearing in the balance sheet at the time of reconstitution of firm will be always distributed among the old partner in the old profit sharing ratio. ये बात मुझे सही लग रही है क्लास की, जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में बट जाता है. If the partner decided to retain the general reserve, they may adjust in the capital of current account of partner if sacrifice or gaining by passing the following entry. पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हाँ अरे यार ये गेनिंग ना उन्होंने ऊपर लिख दिया, नीचे आना चाहिए था. कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. अगर तुम्हें जीआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, एबनॉर्मल, याद है क्लास आप लोगों को एबनॉर्मल केस लिखवाया था, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट. इन बेटर यूज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन. मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सिखा रखा है कि गुडविल की कैलकुलेशन जो है आप कब कैसे करते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों लगाते हो. व्हेन प्रॉफिट शोज ट्रेंड ओनली, व्हेन प्रॉफिट शो डिमिनिशिंग ट्रेंड ओनली, प्रॉफिट आइदर राइजिंग और. याद है क्लास सबको? मुझे बताओ, सब मुझे बताओ क्लास. ऑप्शन 1 कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया तुम ऑप्शन 3 भी तो पढ़ के देखो, तुम्हें आगे तक चलना है, ठीक है, आगे तक चलना है क्लास, आगे तक चलना है तुमको, राइट. तुम्हें पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ना होता है, पूरा का पूरा ऑप्शन. बेटा कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर करती है. कंपनीज एक्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके रूल्स बनाती है, कंपनीज एक्ट, राइट. और इसका ऑप्शन है 3rd, चाहे वो राइजिंग हो चाहे डिमिनिशिंग हो, सबके लिए ट्रेंडिंग. ट्रेंड का मतलब राइज और डिमिनिशिंग जो भी है, ठीक है. 14 क्वेश्चन. ए परचेज असर्शन purchase goodwill may be accounted for books and shown in asset but should be written off early as possible. अब 14 का आंसर क्लास थोड़ा सा ना रूल पे चलेंगे. जो परचेज गुडविल होता है ना, अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा. मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो तुम्हें दिक्कत दे सकता है. तो इसमें लिखा है परचेज गुडविल में अकाउंटेड इन द बुक्स व्हेन शोज असेट. देखो परचेज, अगर आपने कोई गुडविल परचेज करी है तो उसे जल्दी से जल्दी आपको राइट ऑफ कर देना होता है. एंड इट इज ट्रू कि आपको उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है क्लास, राइट ऑफ करना होता है. परचेज गुडविल को आप जल्दी से जल्दी जो है वो राइट ऑफ कर दो, ठीक है सर, राइट ऑफ कर देंगे जल्दी से जल्दी. अब जल्दी का मतलब क्या होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल्स क्या कहता है, दैट द परचेज गुडविल कैन बी शोन एज पर द असेट बट इट शुड बी रिटन ऑफ अर्ली एज पॉसिबल. If written off in more than one accounting period, it should be write off in a maximum period not exceeding 10 years. मतलब क्लास कुछ ऐसे असेट्स होते हैं, बेसिकली जनरली सारे असेट आप कह सकते हो, कुछ को छोड़कर, जो विद इन 20 ईयर्स जो है आप 20 ईयर्स में आप उसे राइट ऑफ करते हो. तो 20 ईयर्स में आप राइट ऑफ करोगे, सॉरी 10 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे. तो यहाँ पे ए एंड आर करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज़ के ऊपर कह रहे हैं, राइट ऑफ के लिए, राइट. दोनों कह रहे हैं राइट ऑफ के लिए, तो आप राइट ऑफ जो है एंट्री कर देना राइट ऑफ की 10 ईयर्स के अंदर. अब ये एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है 15 से 19 तक, राइट, 15 से 19, और ये एडमिशन का बेटा आर जो ऑप्शन है वो ठीक है. आर कहता ही है 10 साल के अंदर, 1 साल में राइट ऑफ नहीं किया तो फिर 10 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे. ये रूल है बेटा, AS 26 का रूल है. पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में क्यों दे दिया है, AS 26 का रूल है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है. रीड द पैसेज 15 से 19, 15, 16, 17, 18, 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिनट का समय लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट. नेक्स्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है और ये सारे ऑप्शन है. मुझे एक क्वेश्चन देखना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अन्वेषा एंड भूमिका. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है. इस क्वेश्चन में मुझे सिंपल केस लग रहा है और सिंपल केस में 5:4 है ओल्ड रेशियो. तो क्या ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा? नहीं, सिंपल केस नहीं है. लिखा हुआ है भूमिका सरेंडर 1/9 ऑफ हर शेयर इन केस ऑफ क्रिश. भूमिका ने 1/9 सरेंडर किया है, बस और कुछ नहीं लिखा है. भूमिका ने 1/9 सरेंडर किया है, तो भूमिका 5:4 है. और कौन एडमिट हो रहा है? क्रिश एडमिट हो रहा है. ये बॉट 50,000 इन फेवर ऑफ क्रिश. तो यार 1/9 शेयर मुझे बताओ भूमिका का हिस्सा है कितना. भूमिका का हिस्सा कितना है क्लास? 5/9. उसका 1/9 यानी 5/81 ये सरेंडर किया है. 1/9 विच इज 5/8. बेटा नया पार्टनर का शेयर मुझे बताओ क्लास. नई रेशियो आ गई क्या आप लोगों की? नई रेशियो
सेक्रीफाइसिंग, देखो ये वन है बेटा, इसे कहीं वन समझ बैठो, ये ऑप्शन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है क्लास अन्वेषा और भूमिका का। तो इसमें देखो एक काम करो तुम, भूमिका का पहले कितना था, भूमिका सर यार यहां से कुछ मिसिंग है क्या, किसी और के पास कुछ मिसिंग है क्या? भूमिका सेंडर 19 ऑफ हर शेयर, भूमिका 19, इसमें क्वेश्चन में क्लास एक बार देख लो, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि प्रिंट आउट निकालते वक्त कुछ मिसिंग लग रहा है। किसी के पास और दूसरी पीडीएफ हो तो यार बता दो, मतलब देख के बता दो क्या लिखा हुआ है। भूमिका सरेंडर 19 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ ये, तो दूसरा कितना है, भूमिका ने 19 सरेंडर किया है, तो अन्वेषा का कितना है, अन्वेषा ने कितना सरेंडर किया है? अच्छा अन्वेषा ने 1/5, बेटा बता दिया बच्चे ने, अन्वेषा ने, वही तो स्पेलिंग ही क्या है नाम की, अन्वेषा, चलो छोड़ो हमें क्या करना है स्पेलिंग से। अन्वेषा कितना है क्लास, 1/5 ऑफ हर शेयर, है ना। तो सुनो मेरी बात, सब बच्चे ध्यान से देखो, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक देखो, जो भूमिका है, भूमिका ने 5/81 शेयर करा है, ठीक है, 5/81, और जो अन्वेषा है उसने 1/5 ऑफ हर शेयर, तो अन्वेषा का कितना है, अन्वेषा का है 4/9, है ना। अच्छा अन्वेषा का है, सॉरी अन्वेषा जो है, अन्वेषा का है 5/9, अन्वेषा ने 1 कितना है क्लास, अन्वेषा ने 1/5 शेयर करा है, तो कुल मिला के 1/9 जो है वो अन्वेषा ने शेयर किया है। भूमिका का कितना है, भूमिका का है 5/9, भूमिका का है 5/9, और भूमिका ने अपना 1/9 शेयर करा है, 1/9, है ना, 1/9, तो ये आ गया क्लास 1/81। तो इसका एक ने सरेंडर किया 1/9, दूसरे ने किया 1/81, तो अगर मैं इसका रेशियो बना दूं बराबर बराबर करके, तो 9:1 आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट, 9:1 है ही नहीं क्वेश्चन में। यार किसी के पास क्वेश्चन का पीडीएफ है, एक मिनट रुको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको, कल भेजा था ग्रुप में, मैं देख लेता हूँ, रुको। क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं करा, एक्चुअली एनटी का ना बड़ा ब्लर आ रहा था मॉक टेस्ट, तो ये 15 से 19, 15 पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ मिल गया क्लास, क्वेश्चन 15 मिल गया मुझे। क्वेश्चन 15 में मिसिंग है, एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, एक लाइन क्लास मिसिंग है। अच्छा 9:4 आ रहा है, चलो मैं देख लेता हूँ, एक लाइन मिसिंग है, इसमें लिखा गया है कि भूमिका जो यहाँ पे दे एडमिटेड क्रिश एज ए पार्टनर, अन्वेषा और भूमिका का 5:4 है, मैं लिख लेता हूँ पहले, अन्वेषा और भूमिका का जो रेशियो था पहले 5:4 है, और लिखा हुआ है इसमें, और व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है इन दोनों का, लिखा हुआ है कि दे एडमिटेड क्रिश एज अ पार्टनर, अन्वेषा सरेंडर 1/5 ऑफ हर शेयर, तो अन्वेषा का कितना है क्लास 5/9, अन्वेषा 1/5 ऑफ हर शेयर इशू कर रही है, भूमिका का कितना है 4/9, और भूमिका 1/9 इशू कर रही है, राइट, 1/9, बस खत्म, कितना सिंपल है क्लास, ठीक है। अब अच्छा 4 था, गलत कट कर दिया था, कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पे, अब ये इतना अन्वेषा सरेंडर करती है, इतना भूमिका सरेंडर करती है, तो जो दोनों सरेंडर कर रहे हैं उसका रेशियो निकाल लो, आ जाएगा, तो ये कितना क्लास आएगा, ये आएगा 1/9, और ये आएगा 4/81, नीचे बराबर बराबर करने के लिए 9 से करोगे, 9:4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 का ए, तो तुम समझ गया ना कैसे निकालना है, जो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों का रेशियो बना लो, आ जाएगा, खत्म। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, तो यार गुडविल की रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन इसके लिए। गुडविल क्या लिखा है, ही बॉट 50,000 कैपिटल कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल फर्म 1,80,000, 1,80,000 पूरे फर्म का गुडविल है, और जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1,80,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और नया पार्टनर एडमिट हुआ है कितने के लिए, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो कितने के लिए एडमिट हुआ है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा यार नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ है, नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ है, पहले मुझे ये बता दो, नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/9
प्लस 4/81, दोनों का शेयर ऐड कर दोगे आप, 9 9 जा 81, 9 प्लस 4, 13/81, यही आ रहा है ना क्लास, 13/81। तो यार पूरे फर्म की कितनी गुडविल है मुझे बताओ, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000, पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000, डिवाइड बाई 81 इंटू 13, तो ये तो कुछ अजीब ही फिगर आ रहा है। 13/81 है ना शेयर क्लास, 13/81। गुडविल नहीं लाएगा तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, करंट को डेबिट करोगे तो क्रिश करंट अकाउंट डेबिट, तो ये ऑप्शन गलत है क्लास, कैपिटल अकाउंट और क्रिश कैपिटल अकाउंट। तो क्रिश करंट अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन में कुछ फ्लक्चुएटिंग तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं देख लेना क्लास, क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा ना। वैसे क्वेश्चन में जब भी नया पार्टनर नहीं लेके आता तो नए जो पार्टनर की गुडविल हम उसको डेबिट करते हैं। तो पूरे फर्म की 1,80,000 गुडविल दे रखी है, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,80,000, गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो यार अगर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करोगे, तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि 28,000 तो कुछ आ ही नहीं रहा, एक नहीं 13/81, तो इस क्वेश्चन में लग रहा है कुछ कुछ देखो आप, नए पार्टनर का हिस्सा तो सही निकाला है ना, नए पार्टनर का हिस्सा तो मुझे लग रहा है कि जो इसने 1/5 सरेंडर किया विच इज 1/9, उसने सरेंडर किया है 4/81, 4/81 उसने सरेंडर किया 1/9 ऑफ इच शेयर विच इज 4/81, इसने किया है 1/5/9 का 1/5 विच इज 1/9, दोनों का एलसीएम लिया 9 प्लस 4, 13/81। अब 1,80,000 का 13/81, 1,80,000, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि चौथा सही लग रहा है, 1,80,000 जो है उसका 13/81 करोगे आप, 13/81 तो 28,000 कुछ आ रहा है। तो आप जो भी दोनों में से फिगर इन्होंने सही नहीं दे रखा है, तो जो भी फिगर सही होगा आप वो करोगे, लेकिन करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। तो इन्होंने 40 लिख रखा है, तो 40 देखो 1,80 तो होगा नहीं, क्योंकि 1,80 तो पूरे फर्म की गुडविल है, और ये 1,80 जो दे रखी है ना आपको पूरे फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000, he bought 50,000 as his capital but could not bring any amount for her share of goodwill, goodwill of firm valued 1,80,000, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 1,80,000 है, और नए पार्टनर का जो शेयर है वो तो हमें निकालना ही है, वो तो इन्होंने दिया नहीं है। क्लास तो इसमें करंट अकाउंट डेबिट करते हैं ना लाने की एंट्री में, राइट। क्रिस का शेयर तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्रिस का शेयर जो है वो 13/81 है, क्रिस का शेयर जो है वो 13/81 है, क्रिस का शेयर 13/81 है ना, क्रिस का शेयर जो है वो 13/81 है। तो ए ने सरेंडर किया था 1/5 ऑफ इच शेयर, जो कि बनेगा कितना 1/9, और इसने हमारा सेक्रीफाइस सही आ रहा है। तो क्लास आप इस पर टिक कर देना, जो भी पेपर में सही आएगा करंट अकाउंट के नाम से, दोनों में से जो भी ठीक लगे आप उस पर टिक कर सकते हो, राइट। ना लाने की एंट्री करंट अकाउंट से ही करते हैं, ना लाने की एंट्री जब कुछ नहीं पता हो तो आप करंट अकाउंट से ही करोगे। 17 पे आओ, 17 का 16 क्लास हटाओ, 17 पे आ जाओ, 16 का हो गया, 16 का हो गया क्लास, 17 बताओ। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन इतना एंड विल बी इतना, तो मशीन के बारे में क्या लिखा है पढ़ लो जरा, मशीन के बारे में क्या लिखा है। मशीन अंडर वैल्यूड है 5%, मतलब मशीन ऊपर जो दे रखा है वो क्लास 95% है, 5% से कम दे रखा है। तो अगर 195% दे रखा है 38, तो डिवाइड बाई 95 इंटू 100, असली वैल्यू 40,000 है और कम दिखा रखा है, तो बढ़ा दो, 2,000 रुपये क्रेडिट साइड आएगा, 2,000 रुपये क्रेडिट, तो 2,000 रुपये आएगा मशीन, 2,000 रुपये, और किस में आएगा क्रेडिट साइड, बी ऑप्शन करेक्ट, 17 का बी, 17 का बी। सेवनटीन का बी हो गया। 18 पे आ जाओ, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इतना एंड विल बी इतना, तो यार 18 क्वेश्चन का देखो जरा, 18 का क्या है,
स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%। देखो इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ओवर वैल्यूड है 10%। बेटा कैलकुलेशन दिखा दिया स्टॉक का, देखो मैं दिखाता हूँ, 10% से ज़्यादा है तो ये जो है क्लास ये कितना होगा, 110%, तुम्हें 100% निकालना है। तो यह है 40,000, असली स्टॉक 40,000 का है, इन्होंने दिखा रखा है 44, तो 4,000 कम कर दोगे, डेबिट साइड आएगा 4,000 रुपये। तो आप देखो ऑप्शन है कोई, 4,000 रुपये डेबिटेड। थर्ड 18 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 4,000 डेबिटेड, ठीक है, 4,000 जो है वो डेबिटेड है। 19 भी इसी का ही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ लॉस एंड विल बी बोर्न बाई इतना। तो देखो यार रीवैल्यूएशन अकाउंट तो ओल्ड रेशियो में बोर्न होता है, तो ये तो कट जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा, पहला होगा या थर्ड होगा, 19 क्वेश्चन का पहला या थर्ड। अब आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखा दो मुझे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकाल कर दिखाओ। यही बना लेते हैं। इसमें लिखा है मशीन कम पाया गया था, बढ़ा दो मशीन 2,000 से। स्टॉक ज़्यादा पाया गया था 4,000 से ना, स्टॉक को कम कर दो 4,000 से। एक पुराना कस्टमर है जिसने 2,000 रुपये लिए थे, बैंक करप्ट हो गया, कुछ भी नहीं दिया, और प्रोविजन बनेगा 10%। 2,000 रुपये डूब गया और 10% का प्रोविजन। तो भाई एक बात बताओ, आपके डेटर्स कितने के हैं, 42,000 रुपये, 2,000 रुपये डूब गया, तो बाकी कितना हुआ क्लास, 40, 40 का 10% कितना बनेगा, 4,000। 2 का प्रोविजन पहले से बनाया था, तो आप कितना लिखोगे अब लिखोगे 4,000 रुपये, राइट। आगे लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे, देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी है फॉर क्लेम डैमेज 3,000, दैट इज नाउ बीइंग नॉर्मल लाइबिलिटी टेकन इनटू अकाउंट। अब वो नॉर्मल लाइबिलिटी बन गई है, तो कितना बन गया, 4 4 8 9 10 11, तो 11,000 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9,000। तो 9,000 रुपये का आंसर आ रहा है क्या, देखना किसी ऑप्शन में 9,000 का, ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है, आप ए पे टिक कर दो, 19 का ए, ठीक है। देखो यार बड़े क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस मॉक टेस्ट को देखकर टाइम का आधार मत बनाना, ये मॉक टेस्ट लेंदी है ना। ABC partner ratio 3:1, B retire the balance in capital account after adjusting reserve and his goodwill was 2,40,000. The remaining partner gave B an unrecorded vehicle of 60,000 and the balance is payable to B by discharge giving bank draft. What will be the amount of bank draft? यार देखो एक चीज़ देखो इसमें, अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी, है ना, हो भी सकता है नहीं भी, और नॉर्मल लायबिलिटी मतलब हो गया वो, ठीक है। अब यार एक चीज़ देखो, इसमें लिखा है कि जो कैपिटल अकाउंट है ना बी का, वो आफ्टर रिजर्व और गुडविल भी दे दिया और रिजर्व भी दे दिया, उसके बाद कितना है, 2,40,000, और अचानक से पता चलता है कि एक अनरिकॉर्डेड व्हीकल है। तो यार देखो, अगर अचानक से पता चलेगा कि 60,000 का अनरिकॉर्डेड व्हीकल है, तो उसमें से तीनों का शेयर होगा, फिर तो इसका 30 होगा, इसका 20 होगा, इसका 10 होगा, तो ये 2,40 प्लस इसमें से वो 20 और लेगा, है ना भाई। जो अनरिकॉर्डेड असेट आपने बेचा है, अनरिकॉर्डेड व्हीकल, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें अनरिकॉर्डेड असेट डालोगे, तो भी तुम्हारा 20,000 आ जाएगा। तो ये कितना क्लास आ गया, 2,60,000, तो मतलब उसको 2,60 मिलना चाहिए। ये 2,40 जो है आफ्टर रिजर्व आफ्टर गुडविल है, ये 2,60 आफ्टर रिजर्व आफ्टर गुडविल आफ्टर अनरिकॉर्डेड असेट। अब उसमें से तुम 2 लाख को माइनस कर दो, अच्छा 2 लाख को नहीं, 60,000 को माइनस कर दो, 60,000 को, तो कितना बचेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो यार पहली नज़र में तो ऐसा लगेगा कि 2,40 में से 60 जाएगा, 1,80, लेकिन अगर आप क्वेश्चन यहाँ ढंग से पढ़ोगे ना, ढंग से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1,80 नहीं आएगा, आंसर 2 लाख आएगा, ठीक है। यार इतना लेंदी पेपर नहीं होगा, इतना लेंदी पेपर नहीं होगा, पहले वो शेयर लेगा अपना, फिर माइनस होगा। 60,000 की प्रॉपर्टी है ना, तो 60,000 ही तो माइनस करोगे, अनरिकॉर्ड एसेट 60,000 की है तो 60,000 ही माइनस करोगे, राइट। यार देखो ABC 3 पार्टनर है, ए को इसका जो गुडविल और रिजर्व के बाद 2,40 बनता है, अचानक से एक अनरिकॉर्ड एसेट आ गया, तो वो अनरिकॉर्ड एसेट कौन रखेगा मुझे बताओ। अचानक से एक अनरिकॉर्ड एसेट आ गया, तो वो अनरिकॉर्ड एसेट कौन रखेगा, तीनों का है ना वो, तो अनरिकॉर्ड एसेट, तो तीनों में बट गया, तो तीनों में बटेगा तो इसको मिलेगा 20,000 और मिल जाएगा इसको, तो इसका शेयर हो गया 2,60,000। फिर बाद में कहते हैं लो ये 60,000 की मशीन अब हम सबकी है, फर्म की है, ये 60,000 की मशीन आप रख लो।
तो उसको दे दिया। तो अब कितना बचा क्लास, 2 लाख और देना है, ठीक है बेटा। अनरिकॉर्ड देखो, अगर ये रिकॉर्डेड होता, अगर ये अनरिकॉर्डेड नहीं होता ना तो मेरा आंसर 180 होता, अगर ये अनरिकॉर्डेड नहीं होता तो। बट ये सॉरी बट ये अनरिकॉर्डेड है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 21 एबीसी 3 पार्टनर की रेशियो, सी रिटायर हो गया, हिज परचेज गिवन बाय हिज शेयर परचेज बाय ए एंड बी 10,000 ईच। भाई देखो, अगर दोनों 10,000 रुपए दे रहे हैं तो गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। तो सी रिटायर हो गया, सी का हिस्सा कितना है 2/12, 7 3 10 2 12, 2/12 दोनों बराबर बराबर लेंगे तो 2/12 का आधा। अगर यार जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर जो है वो बराबर बराबर पैसों में खरीद रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर गेन करेंगे, मतलब जो छोड़ के जा रहा है वो दोनों पार्टनर को बराबर बराबर दे के जा रहा है। तो ये हो गया 1/2, 2/12 का 1/2, तो 1/12 1/12। तो था कितना इसका 7/12, ये था 3/12, जोड़ दो 1/12 प्लस 1/12, ये आएगा 8/12, 4/12, 8 और 4 का 2:1। 21 का चेक करो क्लास, 21 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ये ठीक क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे नहीं आएंगे पेपर में, डोंट वरी। जब कल ही नहीं आया पेपर में तो अब कैसे आएगा। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2, से रिटायर बिजनेस, फाइंड आउट न्यू रेशियो, जो चला गया उसे छोड़ दो, छुपा दो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो आ जाएगा, सिंपल। 22 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 23 ये पार्टनर है क्लास, रिटायरिंग पार्टनर, मैच द फॉलोइंग आ गया। तो देखो क्लास, ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, है ना, डेबिट साइड। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा क्लास, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में। और ये तो आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए का चेक करो सेकंड और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट कहीं मिल जाए तो आप लगा देना टिक, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कहीं मिल जाए लगा देना बी ऑप्शन, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। अगर तुम्हें चारों नहीं आते, तुम्हें एक आध आते हैं तो भी बात बन जाएगी, 1-2 तुम्हें आता है तो तुम 1-2 के बेसिस पे भी जज कर लोगे। 24 स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन टू क्रेडिट द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तो सही लिखा है क्लास कि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज क्लोज ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो। यार ऐसा तो कुछ भी नहीं करते हम, पीएनएल सस्पेंस टू कोड हम लोग कभी क्लोज नहीं करते, डेबिट नहीं करते गेनिंग रेशियो में, तो दूसरा गलत है। 24 का थर्ड ऑप्शन। 25 एबीसी पार्टनर अभी रिटायर हो गया ऑन द डेट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 50,000 का है, क्लेम है 65,000 का, 15,000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। एक्सिस क्लेम कहाँ जाएगा, डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ए ऑप्शन करेक्ट है, 25 का ए, देख लो क्लास 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना। 26 का चेक करो, इन विच कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप कंसिडर टू बी कंपल्सरी डिसॉल्व। कंपल्सरी डिसॉल्व कब हो जाता है, जब आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है। भैया जब धंधा इलीगल हो जाएगा क्लास, गैर कानूनी हो जाएगा, तो भी बिजनेस तो बंद होना ही होना है, सेकंड ऑप्शन था इसका। 27 एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ अ पार्टनर लोन इज डिस्चार्ज बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट, तो पार्टनर लोन डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री होती है, पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अरे इसका तो ये रिपीट ऑप्शन है ना, ये कट कर देना, ये मतलब क्वेश्चन की फॉल्ट है, जो बच्चा ए भी लगाएगा सी भी लगाएगा उसका डेबिट हो जाएगा, राइट, जो ए सी दोनों करेगा उसका ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सी अगर सेम है तो आप किसी पर टिक कर सकते हो। अच्छा 2 ऑप्शन सेम होते हैं ना तो आप पहले वाले में टिक करा करो, राइट, पहले वाले में। बेटा डिसोल्यूशन में सबसे पहले पेमेंट आउटसाइडर को की जाती है, फिर पार्टनर के लोन को की जाती है, फिर पार्टनर के कैपिटल को, और लास्ट में जो प्रॉफिट्स होता है वो आता है, ओके। 28 प्लीज देखो, यही 28 क्वेश्चन है ना। एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द सरप्लस पार्टनर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर इज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म डेट बिफोर पेमेंट ऑफ इज पर्सनल डेट। भाई देखो क्या लिखा है, फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के पहले फर्म की प्रॉपर्टी की पेमेंट कराएंगे, तो बात तो सही है क्लास ये। फॉर द प्राइवेट डेट ओनली कंसर्न पार्टनर इज लाइबल पर्सनली। भैया प्राइवेट डेट के लिए तो प्राइवेटली ही वो लाइबल होगा ना यार, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्लास, चेक करो। 28 का प्राइवेट डेट के लिए तो प्राइवेट, अगर मेरा पड़ोसी का कर्जा है तो भैया मैं ही तो लाइबल होऊंगा उसके लिए,
तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा बाद में लास्ट में देख लेना जो क्वेश्चन छूटा हुआ, राइट। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 28 का गलत कहाँ से लग रहा है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी over his private debt can be applied towards the payment of firm debt before the payment of his personal debt। भैया देखो अगर आप बोलोगे ना इसमें, तो जो इसमें लिखा है टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी प्राइवेट डेट से ज्यादा है वो लेके आ सकते हैं, राइट। कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। ओके, अब यार देखो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, पेमेंट का मत देखो आप, अमाउंट देखो। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है क्लास, वो लेकर आ सकता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लेके आ सकता है। कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म डेट, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लेके आ सकता है, ठीक है। बिफोर द पेमेंट ऑफ हिज पर्सनल डेट, एक सेकंड, बिफोर लिखा हुआ है। एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर द प्राइवेट डेट कैन बी applied towards the payment of firm debt before the payment of his personal debt। यार before क्यों लिखा है इन्होंने, ऊपर का सारा स्टेटमेंट तो ठीक है, तो देखा है इन्होंने मेजर स्टेटमेंट तो ठीक लिखा है, मतलब कि जो पर्सनल डेट है ना उसको पेमेंट करने के बाद जो भी बचता है सरप्लस, मतलब ये खुद ही अपनी लाइन में ना अलग अलग कंफ्यूज है। ऊपर लिखा है कि सरप्लस की पेमेंट करेंगे, तो जो सरप्लस होगा, ठीक है, जो सरप्लस होगा, हाँ पर्सनल डेट ही पहले पेमेंट करेगा, जो सरप्लस होगा, जितना भी सरप्लस होगा वही लेके आएगा, ऐसा लिखा है पहले लाइन में। तो सरप्लस तो तभी बनेगा ना जब पेमेंट करने के बाद बचेगा कुछ। तो मेरे हिसाब से क्लास ये आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर कर लो इसको क्लास, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। बट अगर पेपर में आता है तो आप इसे क्या करोगे, गलत, इसे करोगे सही, यानी कि दूसरा ऑप्शन ट्रू है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, फोर्थ पे लगाओगे। बट लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक ही होगा इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ऊपर का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। लेकिन अगर पेपर में बिफोर लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, चौथे ऑप्शन पे टिक कर देना। ओके, 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो अभी एक रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप उसकी चिंता ना करो, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, एनटी भी खूब मिस्टेक करता है, कल भी एक क्वेश्चन में गलत था। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द रियलाइजेशन एक्सपेंस सपोज टू बोर्न बाई ए, बोर्न बाई ए तो ए डेबिट होगा ना क्लास, अगर बोर्न बाई ए तो कौन डेबिट होगा, ए डेबिट होगा, बोर्न बाई ए तो ए डेबिट होगा। बेटा दोनों स्टेटमेंट अलग, दोनों स्टेटमेंट है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन था क्या, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन था। 30 when the director of a joint stock company asks to call money they have to make sure that amount of call money not more than 25% of issuing price। बताओ बात सही है क्या, आपको पढ़ा रखा है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 25%, मतलब इश्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 25%, और एप्लीकेशन मनी 5%। देयर मस्ट बी इन इंटरवल एटलीस्ट 1 मंथ, यार 1 महीने का गैप होना चाहिए 2 कॉल में। शेयर्स की थ्योरी में मैंने तुम्हें बता रखा है कि 1 महीने का गैप तुम्हारा कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 2 कॉल्स के बीच में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्लास, 30 में फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 31 पे आ जाओ, करो मैच, 31 पे आ जाओ क्लास, फटाफट जरा मैच करो। 31 क्वेश्चन क्या है, 31 पे आओ। हाँ, एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5%। बाय द बुक ऑफ शेयर, यार बाय द बुक ऑफ शेयर तो नहीं होता, बाय बैक शेयर होता है। तो देखो ये भी देखो, बाय द बुक ऑफ शेयर लिखा है, मेरे हिसाब से बाय बैक होना चाहिए। तो क्या जानते हो तुम, अभी तक तुम क्या जानते हो इसमें, देखो चारों में से तुम क्या जानते हो, तो जो तुम जानते हो तुम उसी पे टिक कर देना बस, ठीक है। तो जो बायबैक ऑफ शेयर्स है ना, एक्चुअली सेक्शन 68 उसके बारे में बात करता है, तुम नहीं जानते छोड़ देना। एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 5%। बच्चों सी का फोर्थ कहाँ पे है, सी का फोर्थ कहाँ पे है, सी का फोर्थ कहाँ पे है, बस सी तुम्हें पता है, एप्लीकेशन मनी 5%। सी का फोर्थ कहाँ पे है, सी का फोर्थ है 3rd ऑप्शन पे, सेकंड बताओ, सी का फोर्थ 2nd पे, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट है। सी का फोर्थ 2nd ऑप्शन है, 2nd ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी चेक करना, ए का 3rd भी हो गया, सी का 4th भी हो गया, बी का जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व, तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तुम क्या इशू कर सकते हो, बोनस शेयर इशू कर सकते हो। 1% कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 है, ठीक है, तो 2nd हो जाएगा, ठीक है, डी का 2nd। तो इसका अगर तुम्हें 1 या 2 भी पता है तो भी तुम कर लोगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता डोंट वरी। 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लास बायबैक ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? बायबैक ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग देखो यार, बहुत सारे सेक्शन है, उसको याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स कुछ रूल होते हैं जो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग क्लास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होता बायबैक के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, एसआर पास होता है। जब भी आप बायबैक करोगे उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एसआर पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होता। दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल पास होता है। जहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग सहमत हों, 100 में से 75 से ज़्यादा लोग सहमत होते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी में 100 में से 50, आधी जनता मान जाए तो ऑर्डिनरी। डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी लोअर, ये उल्टा लिखा है। डेट इक्विटी रेशियो क्लास, जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, राइट, ज़्यादा होना चाहिए। बायबैक शुड नॉट बी। अच्छा, मैंने जो शेयर्स की थ्योरी दी थी आपको, उसके अंदर शायद ये कवर होगा बायबैक का, एक बार हो सके तो आप चेक कर लेना। बायबैक का कॉन्सेप्ट अगर है तो मैंने अपनी थ्योरी में जरूर कवर कर रखा होगा। अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद नहीं, लेकिन थ्योरी में कवर देखो कर रखा होगा मैंने, जो हैंड रिटन थ्योरी नोट्स दिए थे उसके अंदर। तो ये दो तो गलत हो गया। बायबैक 25% ज़्यादा, ये सही, 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बायबैक जो है 12 महीने के अंदर खत्म कर देना चाहिए। इनके अलावा भी और कंडीशन है, ये कंडीशन आखिरी नहीं है, इनके अलावा भी कंडीशन है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ। ये वही है क्लास, सी और डी समझ जाना इनकी भावनाओं को। ऊपर 3 4 लिखा है, नीचे CD लिखा है, तो ये होगा राइट। 33, प्लीज कम टू 33। परमानंद लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर, 10 का 1, 8 कॉल्ड अप है, हेल्ड बाई सतीश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं दिया तो 5 रुपए दे दिया, और 300 शेयर्स है। मेरी बात ध्यान से देखना क्लास, यहाँ पे शेयर्स में बहुत क्वेश्चन आएंगे शेयर्स के। 300 ने 5 रुपए दे दिया, मतलब कितने रुपए मिल गए? 1500। हम कैलकुलेशन करते हैं री इशूड नंबर से। हम कैलकुलेशन किसमें करते हैं क्लास? री इशूड नंबर से। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे कि द शेयर्स immediately reissued in such a manner 600 is transferred to Capitalism. What is the price at which the shares are reissued? क्लियर है यहाँ पे? टर्म 2 का MCQ हो तो गया, टर्म 2 का सारा हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। बाकी देखो जिनका कल पेपर है यार, उनके लिए कैसे, उनको तो मॉक टेस्ट हुआ है ना, जिनका कल पेपर था। अब आगे जिनका पेपर अगस्त वगैरह में, उनमें हम लोग MCQ बनाएंगे, राइट। अच्छा, 600 रुपए कहते हैं कैपिटलिज्म में चला गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा 900 रुपए का। 300 शेयर्स को 900 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 3 रुपए का डिस्काउंट, तो शेयर इशू हुआ 7 रुपए में। 33 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 33 फर्स्ट ऑप्शन। हाँ यार, जिनका अगस्त में है उनको और MCQ मिलेंगे करने के लिए, राइट। 33 का ये ऑप्शन करेक्ट है। अब एक पैसेज है, और इस पैसेज बेटा 8 कॉल्ड अप शुरू से लेना देना नहीं है, इस 8 कॉल्ड अप से कोई लेना देना नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हम 10 से ही वैल्यू करेंगे, कुछ नहीं अगर लिखा है तो हम 10 से ही वैल्यू करेंगे। कुछ नहीं लिखा है ना, अगर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा बताया नहीं है तो आप 10 से ही वैल्यू करोगे हमेशा। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रूबी लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख शेयर। अब सुनो सारे बच्चे, यहाँ पे आ जाओ ध्यान से, ठीक है, यहाँ से आ जाओ। कोई ब्रेक नहीं होगा, जैसे एंड करेंगे। शाम को बच्चों का पेपर है, तुमको ब्रेक चाहिए, शाम को बच्चों का पेपर है 3 बजे का, वो 1 बजे घर से निकलेंगे। ब्रेक कुछ नहीं है क्लास, अभी बस 20 क्वेश्चन बचे, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन बचे ओनली, हार्डली 15 मिनट और लूंगा, बस 15 मिनट। रूबी लिमिटेड ने इन्वाइट किया 1 लाख शेयर, 100 का 1, प्रीमियम है 30%, पेबल एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5 4 9। अच्छा, प्रीमियम भी 30% का है तो 13 होगा ना, 5 4 9 10 11 13। तो ये 13 कैसे आ गया? 10 + 3। ये 5 कैसे आ गया? ये 5 आ गया जी, 2 + 3, ये 5 आएगा, 2 + 3। आगे लिखा है पब्लिक सब्सक्राइब 2 टाइम द शेयर्स वर ऑफर बाय द कंपनी। कंपनी ने ऑफर कितना किया? 1 लाख। एप्लीकेशन आई है 2 लाख शेयर्स। डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स टू एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे देंगे। डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब अप्लाई करोगे 2 लाख के लिए तो अलॉट कितना होगा? 1 लाख। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। अब 2 लाख ने 4 के हिसाब से कितना दे दिया? 8 लाख। 1 लाख इंटू 4 लाख, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हो गया? 4 लाख एडजस्ट हो गया। ध्यान से समझना क्लास, इन्होंने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा दिया है? 4 लाख। ठीक है, अच्छा 100 का 1 लिखा है तो ये कुछ गलती है फिर तो क्वेश्चन में ना, 10 का 1 होना चाहिए था। ये 100 का 1 नहीं, 10 का 1 होना चाहिए था ना। अब भैया ये तो क्या करूं मैं इसका?
5 4 9 तो 11 12 13, तो 130 तो ये कहीं से बनेगा नहीं, सारी कॉल हो गई, मैं बैलेंस भी डाल नहीं सकता, तो भावनाओं को समझते हुए हम 10 कर लेंगे। आगे देखते हैं। संतोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। संतोष ने 6000 के लिए अप्लाई किया था, संतोष ने 6000 के लिए अप्लाई किया था, और मिले कितने होंगे उसको, जाहिर सी बात है 6 के लिए अप्लाई किया था तो 3 मिले होंगे, तो 6 × 4 24,000, 3 × 4 12,000, तो इसका अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया होगा संतोष का, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा 12,000 रुपये, राइट। यार ऑप्शन में तो यार 4 5 लिखा है ना, तो 4 5 से ही आएगा आंसर, 100 से नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं यार, मैं देखता हूँ क्या होगा इसका। हर शेयर फॉरफिट आफ्टर द फाइनल कॉल 50% ऑफ फॉरफिट री इशू इन सच अ मैनर 1500 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। 1500 कैपिटलिज्म में चला गया, इस तरीके से इन्होंने री इशू कराया, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। बेटा देखो, अगर 2 लाख को 1 लाख दिया है तो 6 को तो 3 ही देंगे ना। इतनी सिंपल चीज़ें तो यार आप लोग दिमाग लगा सकते हो ना, पेपर इतना क्लोज है। अगर 2 लाख को 2 टाइम्स आया है, 2 लाख को अगर आप 1 लाख दे रहे हो तो फिर आप कितना दोगे, 2 लाख को 1 लाख दे रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, 6000 को 3000 दोगे ना। हाउ मेनी शेयर अलॉटेड टू संतोष, संतोष को कितना शेयर अलॉट किया, चेक करो क्लास, संतोष को कितना दिया, तो सिंपल है, ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ऑफ रिसीव बाई रूबी लिमिटेड टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब ये दिमाग लगाओ कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। अब यार यहाँ पे सुनो सब मेरी बात, अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, कितने शेयर्स हैं, सब बच्चे सुनो, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर, अलॉटमेंट है 5 का, अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपए का, तो आना कितना चाहिए, आना कितना चाहिए क्लास, 5 लाख। अलॉटमेंट है 5 लाख का, आना कितना चाहिए, 5 लाख। कितना ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रखा है, 4 लाख, तो कितना बचता, कितना क्लास हो गया, 1 लाख। फिर बाबूजी ने पैसा नहीं दिया, संतोष ने, तो संतोष ने पैसा नहीं दिया, संतोष के पास कितने हजार शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स हैं। ठीक है, संतोष के पास कितने शेयर्स हैं मुझे बताओ, संतोष के पास कितने शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स हैं, और संतोष ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पे क्लास सबको देखना है अच्छे से कि संतोष का जो रियल एरियर है वो आप कैसे निकालोगे। 1 लाख ही लिखा है, कितना लिखा है, 1 लाख लिखा है ना, आप इसका रियल एरियर निकालोगे। 34 हो गया ना, हम कौन सा कर रहे थे, 35 क्लास, 35 देखो जरा, 35 का। अब आप लोग मुझे बताओ क्लास, इसके पास 3000 शेयर्स है, इसके पास 3000 शेयर्स है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट कितने का, 5 का, तो ये हो गया 15,000, माइनस इसने 12,000 दे दिया है, तो रियल एरियर जो है वो 3000 का है। अब 1 लाख में से 3000 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 97,000, तो ये 97,000 आएगा। डन, कितना है क्लास, 97,000, आप लोगों को आ रहा है 97, ठीक है, 97,000 करेक्ट है, तो सी 35 का सी है 97,000। 36 व्हेन संतोष शेयर्स फॉरफिटेड व्हाट अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। संतोष का जब फॉरफिट करेंगे तो कितना पैसा फॉरफिट में आएगा, बच्चों बताओ कितना पैसा आएगा संतोष का जो फॉरफिट करेंगे। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखो, संतोष के पास 3000 शेयर्स है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन मनी तो पूरा का, ध्यान से देखना, उसने एप्लीकेशन मनी तो पूरा का पूरा दे ही दिया है, 3 × 4 कितना हो गया क्लास, 12,000, उसने पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी दे दिया है। ओके, और उसने अलॉटमेंट भी दे दिया है, थोड़ा सा रुक जाना क्योंकि प्रीमियम है, यू हैव टू एनालाइज। उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है। कितने शेयर है संतोष के पास जी, सर संतोष के पास 3000 शेयर्स है, ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितने की है, 2, तो 3 × 2 6000 रुपए तो वो फेस वैल्यू का देगा। अब ये 12,000 का पोर्शन कर दो, 6000 फेस वैल्यू का और 6000 प्रीमियम का, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है। अगर प्रीमियम पेड हो तो तुम जानते ही हो प्रीमियम को इग्नोर करना है। फॉरफिट में कितना क्रेडिट करोगे, सिर्फ 6000, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम, तो 6000 रुपये ही आप क्लास यहाँ पे करोगे, तो 12 6 18,000 रुपये क्लास यहाँ पे आपने फॉरफिट कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन संतोष शेयर फॉरफिटेड व्हाट अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
तो शेयर फॉरफिट अकाउंट जब संतोष का फॉरफिट करोगे तो 18,000 रुपये आएगा। आप में से 24,000 जिन्होंने लिख रखा है वो गलत है, 24 नहीं आएगा, 18,000 आएगा। 36 का 18,000 आएगा, फोर्थ आएगा, राइट। 36 का फोर्थ आएगा, ध्यान समझना क्लास, 36 का फोर्थ आएगा। यार एक बात आप भूल गए, अब इसी क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कर लेते हो, बड़े क्वेश्चन में भूल गए। भैया इस संतोष ने अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया है तो वो थोड़ी लोगे। संतोष ने अलॉटमेंट का प्रीमियम भी दे दिया। संतोष के पास 3,000 शेयर है, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 2 है, तो 6,000 रुपए आना चाहिए यहाँ पे। 6,000 फेस वैल्यू 6,000 दिया, 6 प्रीमियम दिया, और फेस वैल्यू अगर दे दिया है, प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम को इग्नोर करना होता है, इसलिए हमने नहीं लिया प्रीमियम, सिर्फ 6 लिया है। तुम लोग 12 ले लोगे, तुम 24 करके आ जाओगे, यही गलती करोगे। गलती तो करोगे, -1 भी हो जाएगा तुम्हारा। हाउ मेनी शेयर संतोष वर री इशूड, संतोष के कितने शेयर्स री इशू कर दिया गया। अब यार ये कहते हैं कि री इशू 37, प्लीज चेक करो संतोष से कितने शेयर री इशू कर दिए गए। चलो देखते हैं क्लास, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। हाँ सुनो, संतोष से कितना फॉरफिट कर लिया मुझे बताओ। 18,000 रुपए, संतोष से 18,000 फॉरफिट कर लिया। अरे यार सॉरी, ये तो बहुत ही सिंपल है। 50% ऑफ फॉरफिट शेयर री इशू, तो यार 1500 री इशू है। इसमें मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितने शेयर री इशू किए, 1500। सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का, राइट। खुद ही क्वेश्चन क्या एक, अच्छा एक और भी है। एट व्हाट प्राइस द फॉरफिट शेयर री इशू, फॉरफिट शेयर री इशू कितने प्राइस पे हो रहा है यार। 1500 शेयर से तुमने ले लिया है कितने रुपए, 18,000 रुपए। एक सेकंड, संतोष के 3,000 शेयर्स जो थे उसके लिए 18,000 था, तो री इशू 1500 शेयर हुआ है ना। तो 1500 के पीछे फॉरफिट कितना कर दिया होगा, 9,000, और कुछ डिस्काउंट देके कुछ कैपिटलिज्म में भेज दिया। कितना कैपिटलिज्म में भेज दिया है क्लास, कैपिटलिज्म में 1500 और ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, 1500 कैपिटलिज्म में डाल दिया है। तो री इशू पे जो डिस्काउंट दिया होगा वो कितने का डिस्काउंट दिया होगा क्लास, 6,500 का, राइट। 7,500, 7,500, ओके। प्रीमियम कब नहीं लिखा तो अलॉटमेंट मानते हैं ना, हमने अलॉटमेंट ही तो माना है, हमने अलॉटमेंट ही माना है। तो यार री इशू कितने में हुआ, तो अगर मुझे बताओ 7500 डिवाइड बाई 1500, 5 रुपए का इन्होंने क्या किया है क्लास, डिस्काउंट दिया है ना। भाई देखो 1500 शेयर्स है तुम्हारे पास, कितने शेयर्स है, 1500 शेयर्स। आपने 1500 शेयर से फॉरफिट कितना कर रखा है जी, 1500 शेयर से आपने फॉरफिट किया 9,000। अगर आप 3,000 शेयर से 18,000 फॉरफिट करोगे तो 1500 शेयर से आपने कितना फॉरफिट कर लिया है, 9,000। अगर आपने 1500 शेयर से 9,000 फॉरफिट कर लिया है और 1500 रुपये कैपिटलिज्म में डाल दोगे तो जो डिस्काउंट है वो 7500 का है। तो 15 इंटू 5 होगा ना, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75 हो गया। तो आपने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो आपने रीइशू 5 में किया है। 38 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक कर लो क्लास, लिख लो 38 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 38 का सेकंड। मिले 4, किसने कहा 4 मिले हैं तुम्हें बेटा, एप्लीकेशन पे 4 मिले हैं ये किसने कहा, उसने अलॉटमेंट का भी तो फेस वैल्यू दे दिया है। एप्लीकेशन पे तो 4 मिला ही है, लेकिन उसने अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी तो दे दिया है, पेड कर दिया। प्रो राटा में यही तो होता है, उसने अलॉटमेंट के भी 6,000 रुपए दे दिए हैं, उसने अलॉटमेंट के भी 6,000 दे दिए हैं। तो एप्लीकेशन का तो 12,000 हो गया, 3 इंटू 4 12, और इसका हो गया 6, तो 12 6 कितना हो गया, 18। डन। बट ये सब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों एंटी ने मॉक टेस्ट में डाल रखे हैं। एक बार आप घर पे और प्रैक्टिस कर लेना इन सब क्वेश्चन की। अगर आपको प्रो राटा प्रीमियम में दिक्कत है तो यहाँ फंस सकते हो। सीआर में 1500 क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, प्लीज क्वेश्चन को चेक कर लो आप। एक बार मैं दिखा देता हूँ सीआर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। सच अ मैनर दैट 1500 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, प्लीज कम टू 39, 38 हो गया बेटा, 38 39 पे आओ। जीरो कूपन रेट 39, प्लीज कम टू 39। जीरो कूपन रेट किसे कहते हैं क्लास, ट्रेजरी बिल्स को याद है। जीरो कूपन रेट बॉन्ड डू नॉट जीरो कूपन डू नॉट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू डिस्काउंट। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू करते हैं, राइट। प्रीमियम अगर नहीं दिया होता तो पूरा ऊपर जो था वही प्लस करते 12,000। सारे डिबेंचर स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू होते, तो दोनों ठीक है क्लास। हर डिबेंचर देखो, हर डिबेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहता है एक्सेप्ट जीरो कूपन बॉन्ड, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 1 और 2 करेक्ट।
39 का चेक कर लो क्लास, 39 का कौन सा है, 1 और 2 दोनों करेक्ट। चलो जिनका अगस्त में है उनको मैं दोबारा करा दूंगा फॉर फ्यूचर रेशियो, मुझे याद दिला देना 20 जुलाई के बाद करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पर जिनका कल है, आज है, वो कर लो 40। As per the Companies Act 2013, no company engaged in any project is allowed to issue debenture maturity not more than 10। यार देखो अब ये डिबेंचर्स के रूल्स दे दिए इन्होंने, तो ये कहते हैं कि जो कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में इंगेज नहीं है उसको 10 साल के अंदर डिबेंचर को रिडीम करवाने हैं, तो ये बात सही है बिल्कुल। अ कंपनी इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अब जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 10 साल में नहीं होता पूरा, उसको टाइम लगता है, नॉट एक्सीडिंग 30, तो यहाँ पे क्लास 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अ कंपनी इंगेज तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 30 साल तो कर ही दो। प्रोजेक्ट नहीं समझते कोई भी काम, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चेक करना क्लास 40 क्वेश्चन चेक करो क्लास, दोनों ऑप्शन 40 क्वेश्चन का ठीक है। 41, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? द डिवेंचर होल्डर एंटाइटल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। द डिवेंचर होल्डर एंटाइटल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं। द डिवेंचर होल्डर एंटाइटल वोटिंग राइट, नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहला और चौथा, फर्स्ट और डी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एप्रोप्रिएशन नहीं होता। पहला और चौथा दूसरे का ही सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। हो कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे आएंगे, एक आध क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे, आप स्किप कर सकते हो, राइट। ऐसे थ्योरी नहीं आई थी कल, बच्चों ने ऐसा कुछ मुझे बताया ही नहीं। कल का पेपर जिससे पूछो सबका अच्छा गया था, ऐसी थ्योरी आई नहीं थी। अरे बी गलत है, डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड थोड़ी मिलता है, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है भैया, शेयर को मिलता है डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। 42, प्लीज कम टू 42 क्वेश्चन पे आओ, 42 क्वेश्चन पे। Which of the following statement objective of financial statement? It provide the economical resources obligation, सही है। financial statement हमें बताता है हमारे पास क्या asset है, क्या liability है। To provide information about, कहाँ चला गया, क्वेश्चन पेपर ही गायब हो गया। एक सेकंड रुकना क्लास, एक सेकंड। कंट्रोल जेड ही दबा रहा हूं तब से, अंडो नहीं हो रहा, तो हम अब क्या करेंगे इसका, एक सेकंड बस। कौन से क्वेश्चन पे थे? 40 कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा, कौन से क्वेश्चन पे थे, कौन से, डिलीट हो गया शायद गलती से, पता नहीं, अंडो भी नहीं हो रहा। कौन से क्वेश्चन पे थे? 42 42 आ जाओ। 42 Which of the following is not the objective of financial statement of a company? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इट प्रोवाइड द ऑब्लिगेशन, तो ये तो है, इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। यार एचआर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में थोड़ी कोई बता सकता है, ठीक है। हाँ अगर कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत है तुमको, तो इन्विजिलेटर तुम्हारी हेल्प करेगा बिल्कुल। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, इट जजिंग द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी जज कर सकता है ये, ऐसी बात नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट से जज लगाया जा सकता है, हालांकि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि यार मैनेजमेंट की एफिशिएंसी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, तो एक्टिविटी कौन सी ऐसी है जो बिजनेस सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। तो यार देखो कई बार ना जब कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं तो ऑप्शन से जाया करो, गो बाई चॉइस। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल गलत है, राइट? कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव? देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है यार। देखो जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका एप्टीट्यूड जो है, उनका एप्टीट्यूड किसी भी कीमत पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं जाना जा सकता, तो बी ऑप्शन तो पक्का गलत है। हालांकि मुझे डी और ई में डाउट है, लेकिन बी तो पक्का गलत है। तो जो पक्का गलत है वो बी है, जो 100% गलत है, जो बिल्कुल गलत है वो बी है।
तो इस तरह से ऑप्शन में बी डी ही ऑप्शन अगर कोई होता तो शायद मैं बी डी ही पे टिक करता। 43 प्रपोज डिविडेंड। तो मैं क्या कर रहा हूं आपसे, एनटीआर को कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको, तो तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कान खोल के सुन लो। सबसे पहले जो तुम्हें पक्का श्योर शॉट आते हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं है वो आप अटेम्प्ट कर लो सारे के सारे, फिर जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उनमें दिमाग लगाना, सोच के क्या हो सकता है। बट मुझे लग रहा है इसका आंसर बी ही होगा, राइट, क्योंकि बी पक्का गलत है, क्योंकि यार बाकी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं लेकिन बी नहीं हो सकता। 43 गुडविल क्या है क्लास, गुडविल इंटेंजिबल एसेट, बी का फर्स्ट। देखो कहीं पे बी का फर्स्ट है क्या, बी का फर्स्ट कहीं पे है 43 में, चेक करो बी का फर्स्ट कहीं पे है, मुझे बताओ बी का फर्स्ट। तो यानी कि अब ए का सुनो, अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना, देखो ये चीज ध्यान से देखो प्लीज, अटेंशन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनो कि मैच द फॉलोइंग को कैसे किया जाता है और मैं तुम्हें बता दूं कैसे करना है। मुझे पक्का पता है बी का फर्स्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो ए का थर्ड तो पक्का है, तो ए का थर्ड लगा दो। ए का थर्ड तो पक्का है, जब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों में ही ए का थर्ड है, ए का थर्ड। सी का फोर्थ भी पक्का है, जब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी का फोर्थ भी पक्का हो गया। तो अब बच्चों बता दो डी का क्या होगा, फिर डी का क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। मुझे नहीं आता तब भी मैं कर रहा हूं, देखो मुझे नहीं आता एज ए स्टूडेंट, मुझे नहीं आता मैं तब भी कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या है, बस मुझे पता एक का, बस मुझे पता है, देखो मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे एक ही चीज पता है कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल। बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट मैं श्योर हूं, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। तो अगर बी का फर्स्ट है ये तो कॉमन है, तो ए का थर्ड होगा, ये तो पक्की बात है। ए का थर्ड है ये तो पक्की बात है। सी का फोर्थ भी है, जब दोनों में है तो सी का फोर्थ भी होगा, ये पक्की बात है। तो बचा कुचा क्या, डी का सेकंड ही होगा, जाहिर सी बात है। जब डी का सेकंड है तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है, सेकंड होगा ना क्लास इसका, सेकंड। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसकी जो फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, AS4, ठीक है, AS4। अच्छा ऑप्शन बार बार दिया है, छोड़ो आप, ए का जो लगा दिया मैंने सही है, आप क्वेश्चन में मिस्टेक तो रहेगा ही। The process of critical evaluation of financial information obtained by the financial statement in order to understand and make decision regarding operation firm is called financial analysis। क्या इसको financial analysis कहते हैं? 44 का चेक करो क्लास, इसको financial analysis इसी को कहते हैं क्या? बिल्कुल इसी को कहते हैं क्लास, जहाँ पे आप एनालाइज करते हो। आगे लिखा है The term financial analysis means only analysis of financial statement using various tool like accounting ratio। तो ये भी ठीक है, financial analysis tool को देखते हुए करते हैं। चेक करना है क्लास, 44 का फर्स्ट लगाया, सेकंड 44 का सेकंड क्या गलत है, सेकंड तो सही लग रहा है, गलत तो मुझे नहीं लग रहा सेकंड। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो सेकंड तो ठीक है। अच्छा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए फाइनेंशियल, और किसी को क्लास गलत लग रहा है क्लास यहाँ पे? इतना डीप एनटीए देता है बेटा, क्या करें, अब एनटीए ने इतना डीप दिया है, राइट। इस पेपर से तुम्हारे रियल पेपर का कोई भी लेना देना नहीं है, इस पेपर से रियल पेपर का तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप भूल जाओ। देखो यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है ना, उसमें एनालिसिस भी है, इंटरप्रिटेशन भी है, तो जिसकी वजह से क्लास ये स्टेटमेंट गलत है। सही बोल रहे हैं आप, ये गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा इसका, पहला सही है कोई ऑप्शन, पहला सही दूसरा गलत, तीसरा थर्ड। एक बार क्लास देख लेना, 44 का थर्ड है, चेक कर लो, ठीक कर लो क्लास, 44 का थर्ड होगा, राइट। प्रैक्टिकल और थ्योरी बराबर बराबर आएगा, थ्योरी ज़्यादा हो सकती है। 45 In vertical analysis, figures of two or more year analyze it can be done by preparing comparative statement। वर्टिकल में कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाया जाता है। 45 फटाफट बताओ जरा, वर्टिकल में कंपैरेटिव लगाया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट? वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल होता है क्लास, एक इसमें होता है, वर्टिकल में कॉमन साइज होता है ना, तो ये गलत हो गया। In horizontal analysis, figures of single year analyze it can be done by preparing common size। हॉरिजॉन्टल में कॉमन साइज होता है क्या, हॉरिजॉन्टल में कॉमन साइज है, तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। बट अब बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है 45 में, 45 का सेकंड होगा, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। यार सुनो सब बच्चे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायनामिक,
है ना, हॉरिजॉन्टल इज डायनामिक, वर्टिकल इज स्टैटिक, तो आप हाँ इन्होंने उल्टा दे रखा है तो दोनों गलत है। 46, अब पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो में कौन सा टाइप नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है अकाउंटिंग रेशियो में, कैश फ्लो रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कौन सा रेशियो आपने कभी पढ़ा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी रेशियो तो होता है, ओल्ड क्लासिफिकेशन दे रखा है क्लास, ओल्ड क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियो, तो बताओ क्लास, स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और कॉम्पोजिट रेशियो, कौन सा रेशियो नहीं होता, तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रेशियो नहीं होता है, सेकंड 46 का जो है वो सेकंड होगा। कॉम्पोजिट रेशियो होते हैं बेटा, कॉम्पोजिट रेशियो होते हैं, ओल्ड क्लासिफिकेशन में होते हैं। 47, अब 47 मुझे बताओ क्लास, 47 देखो यहाँ भी कॉम्पोजिट रेशियो दे रखा है, सो कॉम्पोजिट रेशियो तो हो नहीं सकता, गलत। आप खुद दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ। कोई बच्चा कह रहा है ऊपर मुझे सर कॉम्पोजिट रेशियो नहीं होता, तो मैं कहता हूँ फिर यहाँ पे ऑप्शन क्यों दे रखा है फिर कॉम्पोजिट नहीं होता, तो खुद सोचो। तो कोई ना कोई तो मैच करेगा ना, अगर मैच करना है किसी की जोड़ी तो बनेगी भाई, तो यहाँ पे कॉम्पोजिट रेशियोज का मतलब होता है, तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो 47 का मुझे बताओ क्लास क्या होगा, 47 का ए का क्या होगा, करंट रेशियो, करंट रेशियो क्लास करंट असेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये बैलेंस शीट रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो किस में आता है, सॉल्वेंसी में। अगर मुझे दो का पता चल गया, ए का थर्ड, बी का, ए का थर्ड ही मुझे पता चल गया तो पहले ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा, बी का फर्स्ट मुझे पता चल गया है, और सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है, और डी का क्या है, सेकंड, तो डी का सेकंड, जीपी बिल्कुल करेक्ट। अगर आप एक आध ही मैच कर लोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा, और 40 करने हैं। अब इन्होंने देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं दिया, लेकिन पेपर में क्लास तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पता आज के हमें क्लास 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आ जाए, तो उसको स्किप कर देना, टेंशन नहीं लेना उसकी, ठीक है। 48, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द फॉलोइंग, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, तो इसका आंसर तो यार कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, इन्वेंट्री रेशियो है 5 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेल से 1 लाख, जीबी 25% कॉस्ट, कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे 1/5 होगा। कॉस्ट पे कितना है क्लास, 1/4, सेल पे 1/5, जीपी बनेगा 20,000, कॉस्ट बनेगा 80,000, कॉस्ट 80,000 आ रहा है क्लास, ठीक है, कॉस्ट 80,000 आ रहा है, कॉस्ट 80,000। आई सजेस्ट कि जो तुम्हें आता है तुम उसको अच्छे से कर लो, आधा अधूरा कोई मत करो। फिर भी तुम्हें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में दिक्कत है, अगस्त में पेपर है, तो हम प्लान करेंगे उसके बारे में कि कैसे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो जिनका जुलाई में पेपर है, प्लीज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में मत सोचो, 5 क्वेश्चन छोड़ दो सीधा। कल जिनका पेपर था सबने यही किया है, और 40 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 40, किसी ने 39, किसी ने 38, ऐसा ही करा है। तो एक आध क्वेश्चन तो गलत भी होगा तुम्हारा ना, ऐसा पूरा सही सबके 40 आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर सब बच्चों के बराबर आ गए फिर तो बोर्ड के नंबर ही देखे जाएंगे आपके, फिर अल्टीमेटली 12th बोर्ड पे बात आ जाएगी। 5वां क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख है, जीपी हाँ तो 20,000 आ गया था। तो सीओजीएस कितना क्लास आ गया, 80,000, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालो कितना आएगा, एवरेज कितना है बच्चों बताओ तो सही, आप कैलकुलेशन तो करो, एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 डिवाइड बाई 5, 16 पंचे 80। अब जो 16,000 है इसका फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 5,000 लेस देन क्लोजिंग, तो अगर मैं क्लोजिंग को x मान लूँ तो ओपनिंग जो है वो 5,000 कम है, डिवाइड बाई 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 प्लस 5 37, 2x, x आएगा 37/2, 37/2 कितना आएगा 18,500। कुछ मिस्टेक किया है एक बार चेक करना। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग, ओपनिंग 5,000 लेस है, 13,500 आ रहा है, तो यार काटा मैंने गलत काटा है क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग, तो क्लोजिंग अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000, अच्छा पूछा क्या है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ओपनिंग बचा, तो ये क्लोजिंग आ गया ना, ये तो क्लोजिंग आ गया, सही करा है बेटा मैंने, ये तो क्लोजिंग आ गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है ओपनिंग, तो ओपनिंग 5,000 कम है, तो 18,500 में से 5 कम कर दो तो कितना आएगा 13,500, सही है, फिर तो तीसरा ऑप्शन है। आपको ओपनिंग पूछा था, क्लोजिंग नहीं पूछा था, राइट। बस 2 मिनट और तुम्हारा खत्म हो रहा है, फिर चले जाना पेपर देने, 2 मिनट और।
given below two statements, one is level as A and other is R. assertion decreasing the value of closing inventory decrease profit. क्लास देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हो जाता है, मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 है और जो सेल है वो 8 है, तो 8 4 12, 12 में से 5 गया 7. अगर तुम इसे कम कर दोगे, अगर तुम इसे 3 ले लेते हो तो ये 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है क्या? यस, कम होता है. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो कम माइनस होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट के बढ़ने से ही प्रॉफिट कम आता है. सो इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. 49 का फर्स्ट. 50. अब मुझे बताओ क्लास, एक आध तो तुम जानते होगे 50 में, एक आध जानते हो. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. क्या है क्लास? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग? मुझे बताओ, ऑपरेटिंग होगा या इन्वेस्टिंग होगा? दिमाग लगाओ. अच्छा, एक चीज और करते हैं, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि पहले वाले का क्या होगा. प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, तो यार इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग नहीं होगा. सेल ऑफ रिसोर्स बाय डीलर मशीन, तो मशीन का डीलर रिसोर्स बेच रहा है तो ऑपरेटिंग होगा. तो आप देखो पहले का सेकंड किसका है और दूसरे का फर्स्ट, तो ये तीसरा चौथा दोनों सही है. और आगे देखते हैं क्लास, सी हमारा आंसर गेम चेंजर सी होगा. सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आएगा? सी का. तो ये क्लास ये हो गया और इसका ये हो गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राइट. सी का तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता ही है, तुम श्योर हो, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. तो ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए. आई होप आपके 50 में से 40 आपके उम्मीद है बन जाएं. और मेरी तरफ से क्लास ऑल दी बेस्ट. और जितने भी मॉक टेस्ट हैं जिनका आज पेपर है, देखो यार उनको तो इको BST का मॉक टेस्ट मैं नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बाद में ज़रूर करा दूंगा आपको जिनका इसके बाद पेपर होगा. ओके, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना. बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, शेयर्स पे ही तो लेते हैं, और किस पे लेते हैं? SPR शेयर्स पे ही तो होता है, तो शेयर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है. ओके, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. पेपर अच्छे से करके आना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.